अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। लास्ट वीडियो में हमने मैक्स पेन प्राइस को जो है आपके साथ डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम XRP1 को, इथेरियम को आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही क्रिप्टो करेंसी को वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट से लिंक करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप क्रिप्टो बबल को देखें तो आपको जो है वो ऑल ग्रीन से जो है वो स्लो जो है वो रेडिश मोड में जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो जाती हुई नज़र आ सकती हैं, जो कि एक तरह का बेरिश पैटर्न भी शो करें। वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट को देखें तो लास्ट टाइम जब वर्ल्ड तमाम मार्केट जो क्लोज हुई थी वो ग्रीनिश पैटर्न पे जो है वो क्लोज हुई थी, सिवाय रशिया के। अब मार्केट खुले में तकरीबन 15 घंटे के करीब जो है वो रह चुके हैं। इसको थोड़ा-सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले XRP को डिस्कस कर लें। XRP के हवाले से कुछ खबरें हैं, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करता चलूँ। यहाँ पर अगर आप देखें, द ओलंपिक्स ऑफ द टेक, द फ्यूचर फेस्ट जो पाकिस्तान में हुआ था, जिसमें डिफरेंट टेक्स कंपनीज़ को बुलाया जाता है, उनके ओनर सीईओज़ को बुलाया जाता है, वहाँ पे उनकी डिस्कशंस होती है, मीटिंग होती है। तो इसी तरह का ये एक इवेंट है। इसी इवेंट में जो है वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक गेस्ट हैं ब्रैड, ये जो सीईओ हैं रिपल के। तो इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे भी जाके देख सकते हैं, इन्होंने इस इवेंट का जो यहाँ पे इसको शेयर किया है, इस इवेंट के बारे से डिस्कस किया है। इसी इवेंट से रिलेटेड जो है वो इनकी खबर है। ऑफिशियली तो आप इसको इस वक्त तक नहीं कह सकते, इनकी ये खबर, इनका ये स्टेटमेंट कह लीजिए एक तरीके से, कि अगर ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रिपल का केस हार जाते हैं तो फिर रिपल जो है वो एग्जिट कर जाएगा यूएसए को, वो कनाडा भी जा सकता है या फिर उसके दुबई में जाने के जो वो ज़्यादा चांसेस है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हिस्ट्री, जो दुबई में रेगुलेशन से पहले रिपल की डेवलपमेंट्स थी दुबई की गवर्नमेंट के साथ, अकॉर्डिंग टू दिस। और अगर रिपल केस जीत जाता है तो स्विफ्ट के लिए ख़तरा होगा, जो कि यूएसए की गवर्नमेंट कभी भी जो है वो नहीं चाहेगी कि रिपल जो है स्विफ्ट को रिप्लेस करे। तो ज़्यादातर चांसेस इसी बात के हैं कि इस केस को जो लंबा खींचा जाएगा, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल हो जाए कि फ़ौरी वो केस हार जाएँ और फ़ौरी जो वो चले जाएँ। इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तकरीबन नवंबर के एंड तक जो उन तमाम केसेस का जो फैसला आएगा, उससे पहले अगर क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन हो जाती है तो XRP रिपल के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आपको होती हुई नज़र आएँगी। लेकिन इस वक्त तक का जो इनका स्टेटमेंट है वो यही है कि अगर ये केस जो है वो हार जाते हैं तो ये अपने आप को एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे यूएसए के, जो कि XRP की प्राइस के लिए अच्छा नहीं होगा। शॉर्टर टाइम वर्जन में अगर ये एग्ज़िट करने के बाद किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ इनकी ग्रोथ होती है, अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं, तो फिर उस हिसाब से ग्रेजुअली आपको जो है वो XRP परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ पर आप देखते चलें, रशियन सेंट्रल बैंक फॉर्म्स पायलट ग्रुप ऑफ 12 बैंक फॉर टेस्टिंग डिजिटल रबल। यहाँ पे डेट देखें तो 29 जून 2021 की डेट आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो इस तरह की खबरों से थोड़ा-सा जो है वो अपने आप को अ, थोड़ा-सा रीचेक कर लिया करें, क्योंकि रशिया में जो क्रिप्टो के वजह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो डिजिटल एसेट और तमाम चीज़ों की जानिब तो जा रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो को फ़ेवर देने वाली डेवलपमेंट्स जो हैं वो स्टिल आपको रशिया में नज़र नहीं आती हैं, और आएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है उसका इम्पैक्ट भी जो है आपको मार्केट में आता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल रशिया की जानिब से आप कह लें तो रशिया यूक्रेन की जो जंग है वही जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड वाइड दिखा रही है। हार्मनी वन कॉइन के हवाले से ले लें तो आपको जो है वो नज़र आता है कि इनके सिस्टम में एक तरह का हैक हुआ है, जिसमें इन्होंने हैकर को ऑफ़र करी $1 मिलियन की, कि अगर वो फंड्स वापस कर देता है और अपना जो एक्सप्लॉइट है उसको शेयर कर लेता है तो उस बुनियाद पे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि वो हैकर जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्यों शो करेगा। इस हवाले से भी क्रिटिसाइज़ किया। अब इस चीज़ को ये सेम रोनिन वॉलेट जो हैक था उसी की तरह का एक हैक है, और इस तरह के डिफरेंट हैक्स को हम आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जब से रशिया यूक्रेन की जंग शुरू हुई तब से आपके साथ शेयर करें। डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरा है। साथ ही प्रूफ ऑफ स्टेक का जो सिस्टम है उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खतरा इन तमाम चीज़ों की वजह से उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर चाहें तो आप डिटेल आर्टिकल को भी जो है वो पढ़ सकते हैं, जिसमें लोगों ने अपनी-अपनी राय का जो है वो इज़हार किया, जिस तरीके से हम अपनी राय का इज़हार करें, तो डिफरेंट एनालिस्ट भी जो है वो अपनी राय का इज़हार जो है वो करते हैं किसी भी ख़ास इवेंट पे। ये हॉरिज़ॉन ब्रिज है हार्मनी का, और ये जो इसका डेस्क समझ लीजिए, ऑफिशियल पेज समझ लीजिए। यहाँ पर जो है वो आप जाके एक चेन से दूसरी चेन में जो है वो जा सकते हैं, और अपने वॉलेट वगैरह को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा इथेरियम में आ जाएँ तो पहले थोड़ा-सा समझ लें, जो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम में जो इससे पहले भी कई हैक्स हुए हैं, जिनको मैं आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो शेयर करते रहे, उसको एनालाइज़ करने की भी कोशिश की कि उसके पीछे क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो हो सकती हैं। कभी एल्गोरिथम का मिस्टेक होता है, कभी जो है वो अ, ये आर्बिट्रेज की जो टाइमिंग होती है उसी में जो है वो हैकर काम जो है वो दिखा जाता है। अब इथेरियम को ले लें तो इथेरियम को जो है वो 551 इश्यू समझ लीजिए, या 551 मीटिंग जो है एक तरीके की गिटहब पे जो है वो कॉल्ड हुई थी, जिसको जो है वो क्रिश्चियन किम ने जो डिटेल आर्टिकल के तहत समझ लीजिए, एक तरीके से पूरा एक डिटेल आर्टिकल उन्होंने लिखा है इस पूरी मीटिंग के ऊपर, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि इथेरियम को जो टेस्टिंग हो रही है, एक तरीके की बीकन चेन है। बीकन चेन से पहले उन्होंने एक ग्लेशियर
नाम से जो एक चेन को इंट्रोड्यूस कराया था, उसी को फिर वो मर्ज करते बीकन चेन में, जो टेस्ट करने के लिए ग्लेशियर चेन की जो अपडेट्स वगैरह थी वो मैं आपके आगे शेयर करता हूँ। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये सेफोलिया मर्ज करके जो वो 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के दरमियान जो है ये मर्ज आएगा। इसकी टेस्टिंग जो है वो 4 से 6 जुलाई के दरमियान होगी, जो कि फैसिलिटेट करेगी इथेरियम मर्ज को। अब थोड़ा-सा आगे जाएँ तो यहाँ पे आपको टिम बेक्योव नज़र आते हैं, यहाँ से भी जो है वो आप ऑफ़िशियल अपडेट्स जो है वो ले सकते हैं इथेरियम मर्ज के हवाले से। ये डिस्कॉर्ड ये गिटहब है, यहाँ पर ये ऑफ़िशियली मीटिंग जो है वो ये हुई थी। देख सकते हैं एजेंडा नंबर 551, यहाँ पर अगर आप इशू लिख के भी सर्च करें तो जो इशू से रिलेटेड बातें हो रही हैं वो यहाँ पर जो आप देख लेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, तो आम यूज़र्स को समझना ना थोड़ा मुश्किल है। अब ग्रे ग्लेशियर क्या है, तो ग्रे ग्लेशियर एक तरह की अपडेट है जो सिर्फ माइनर्स के लिए है। यहाँ पर अगर आप इसके लास्ट में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रे ग्लेशियर विच वॉज चूजन बिकॉज इट्स लिटरली merges into another glacier, just like how Ethereum execute layer will soon be merged with the beacon chain। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसको ग्लेशियर ग्रे ग्लेशियर के नाम से जो अपडेट दिया गया, ये नेक्स्ट जो है वो दूसरी में मर्ज हो जाएगी। अब सफोलिया आ रही है, तो सफोलिया जब आ जाएगी उस वाले से उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और बीकन चेन क्या है, तो बीकन चेन को इन शॉर्टर आप समझना चाहें तो यहाँ द प्रोसेस इज नोन एज द मर्ज, as it will merge the new consensus layer with the existing एग्जीक्यूशन लेयर एंड स्टॉप द यूज़ ऑफ द माइनिंग। ये एक तरह का शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ लें द बीकन चेन का। इसको हमने पहले जो है 2 वीडियोस में डिटेल डिस्कस किया भाई इथेरियम मर्ज के बारे से क्या क्या अपडेट्स हैं, लेकिन ये इश्यूज इस तरीके से आना और उन इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंट टेस्टिंग का भी चलना, तो इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कि इथेरियम मर्ज में आप थोड़ा और ज़्यादा टाइम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस टेस्टिंग में भी थोड़े बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इथेरियम के जो फिर मर्ज आने में आपको थोड़ा-सा टाइम जो है वो और देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि इथेरियम मर्ज इस वक्त जिस हिसाब से प्रूफ ऑफ स्टेक थ्रेट है, अंडर थ्रेट है प्रूफ ऑफ स्टेक को, जितने ज़्यादा हैक्स का सामना, जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है अपनी स्पीड की वजह से, तो फिर शायद आपको जो इथेरियम मर्ज में और थोड़ा टाइम भी जो है वो आप देख सकें। और अगर वो जल्दी करते हैं और इथेरियम मर्ज को जल्दी ले आते हैं और उसमें कुछ इस किस्म की खामियां आ जाती हैं, लोग सामने आती हैं, हैकर को फैसिलिटेट हो जाता है, तो भी आपको जो वो फिर एक तरह का काफ़ी बड़ा जो क्रिप्टो करेंसी में भौचाल भी नज़र आ सकता है। तो इसलिए इसका फुली प्रिपेयर्ड होके लॉन्च होना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा-सा एनालिसिस की जानिब आ जाएँ तो ओपन इंटरेस्ट को देखें तो 8 जुलाई को आपको मैक्स पेन प्राइस जो है वो इस वक्त आज की डेट में तकरीबन 21,000 के करीब मिलता है। लेकिन अगर आप 28 जून तक की एक्सपायरीज़ देखें तो तकरीबन 2 एक्सपायरीज़ हैं, आज की और कल की, दोनों का राउंड अबाउट अगर आप देखें तो तकरीबन आपको 21,500 का जो है वो मैक्स पेन प्राइस जो है वो नज़र आता है। मैक्स पेन प्राइस इज़ जस्ट लाइक एन मैग्नेट जो बिटकॉइन के प्राइस को अपनी जानिब जो है वो खींचता है। इसी के साथ देख लें ज़रा वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट को, तो यूके जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, यूनाइटेड किंगडम या बरतानिया कह लीजिए उसे आप, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जो इन्फ्लेशन वगैरह रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने की वजह से आ रही हैं, और यही चीज़ें जो आपको यूरोप में भी नज़र आती हैं। यूरोप एक तरीके से अब जो है वो फेड अप एक तरीके से उकता रहा है, या उसको फटीग हो रही है आप कह लें, कि वो जो रशिया यूक्रेन का जो इम्पैक्ट है वो अब उनकी, यानी कि उनके समझ लीजिए उनके बॉर्डर्स को क्रॉस करके जो उनके शहरों तक जो वो आ चुके हैं, जिसमें क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, वो तमाम चीज़ें जो है वो उनकी इकोनॉमी को एक तरीके से थ्रेट कर रही हैं। साथ ही जो है वो इन्फ्लेशन का आना, रिसेशन का आना, ये तमाम चीज़ें मिक्सअप होके जो वो पूरे यूरोप को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रही हैं, जिसका इज़हार कभी यूनाइटेड किंगडम करता है, कभी फ्रांस करता है, कभी जर्मनी करता हुआ नज़र आता है। G7 की मीटिंग के हवाले से आपको कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स जो है वो न्यूज़ के हवाले से मिल सकती हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए जो चाइना के अगेंस्ट हो, थोड़ी-सी कमोडिटी में हो या डिफरेंट रूट्स में इन्वेस्टमेंट वगैरह के हवाले से, तो उस हवाले से आपको थोड़ा बहुत मार्केट में जो है वो ग्रोथ नज़र आ सकती है। लेकिन इसी के साथ जैसे ही G7 की मीटिंग शुरू हुई थी तो रशिया ने जो मिसाइल अटैक्स जो वो दोबारा से शुरू कर दिए थे यूक्रेन के ऊपर, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर भी ऐड कर देती है पूरी वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। इसी के साथ देखें तो ज़्यादातर मार्केट जो है वो आपको क्लोज नज़र आती है, लेकिन फ्यूचर इंडिसेस जो है वो आपको कुछ हद तक खुलते हुए नज़र आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनका इस वक्त तक का जो इम्पैक्ट है वो स्टिल जो है वो नेगेटिव है। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही जो है एक तरीके से ये ओपन हुए, और यहाँ पर आप देखें तो लास्ट 5 मिनट में अगर आप देखें राउंड अबाउट जो वो इस मिनट है, लास्ट 20 मिनट से तो एक तरीके से डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और तकरीबन 14 घंटे जो हैं वो रह चुके हैं अमेरिकन स्टॉक्स को खोलने में। अमेरिकन फिर उसके बाद जो है वो आपको जिस हिसाब से अमेरिकन स्टॉक्स मूव करते हैं उस हिसाब से जो आपको क्रिप्टो करेंसी में भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो
आपने बेरिश मोड में जो 3 डे डेथ क्रॉस 600 मूविंग एवरेज लॉक कर्व पावर लॉक कॉरिडोर 200 वीकली मूविंग एवरेज इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए ही जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो प्लान आउट करना है। तमाम चीज़ें इस वक्त जो है वो तमाम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही हैं और उनका इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टिल जो है वो आपको बिटकॉइन जो वो 200 और 300 मूविंग एवरेज के बीच ही जो है वो नज़र आ रहा है। इसी के साथ अगर लिक्विडेशन को देख लें तो लास्ट कुछ डेज से तकरीबन जो है वो 19 जून से जो है आपको लिक्विडेशन स्क्विज होती हुई नज़र आ रही है, मतलब लिक्विडेशन कम होती हुई नज़र आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द डेज। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं लिक्विडेशन कम हो रही है। लास्ट 24 आवर की लिक्विडेशन तकरीबन 60,000 के करीब है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें तो आपको नज़र आता है कि तकरीबन 30 दिनों में 86,000 के करीब बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस से एग्जिट होते हुए आपको नज़र आते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा इसको अगर नीचे करके देख लें तो ये वो रीजन है जहाँ पर जो आप तकरीबन 86,000 के करीब मंथ वाइज जो है वो बिटकॉइन को एग्जिट होता हुआ देख सकते हैं। जब ये 86,000 का जो ओवरऑल वॉल्यूम है एक मंथ का, इसकी एंट्री जब आपको दोबारा से मार्केट में नज़र आएगी तो फिर आप एक और जो है वो क्रैश देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये तमाम चीज़ें जो वेल मैनिपुलेशन की जानिब जो जा रही हैं, इस वक्त वेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन को लेकर आ रही हैं और लेकर जा रही हैं, जो फिर एक मैनिपुलेशन की जानिब जो है वो साफ इशारा करता है। इसी के साथ अगर आप देखें तो लास्ट वीक में पिछले हफ्ते जब वीकेंड्स में क्लोजिंग हुई थी उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन जो है वो नज़र आई थी, लेकिन इस हफ्ते की क्लोजिंग में ऐसा नहीं हुआ। मार्केट काफ़ी ज़्यादा मोहतात रही, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया, ज़्यादा जो अप्स एंड डाउन जो है आपको देखने को नहीं मिले जो वीकेंड्स थे उसमें। अब जब मार्केट खुल चुकी है तो मार्केट में ज़्यादातर इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गैप जो है वर्किंग डेज़ में जो है वो बिटकॉइन सीएमए फिलअप कर ले, और अगर रशिया यूक्रेन की टेंशन थोड़ी और बढ़ जाती है तो एक तमाम और बेयरिश फैक्टर जो है ये ऐड हो जाएगा। साथ ही कोविड हो गया, फैड वगैरह की तमाम चीज़ें, यूएस में जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है वो स्टिल जो है वो तमाम चीज़ें एक तरीके का बेयरिश पैटर्न ही दिखा रही हैं। और बुलिश में देख लें तो आपको ग्रे स्केल का जो केस है 6 जुलाई के राउंड अबाउट जो उसका फैसला आएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं अगर वो पॉजिटिव आ जाता है या उस वाले से कोई पहले पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो आपको मार्केट में थोड़ा बहुत जंप जो है वो नज़र आ सकता है। जब तक अमेरिकन स्टॉक्स नहीं खुल जाती तो इस बात के ज़्यादातर चांसेस होते हैं नॉर्मल डेज़ में भी कि बिटकॉइन जो है वो S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स के तहत जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। इससे कोरिलेटेड हो गया, अगर ये ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन भी आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। डॉलर करेंसी इंडेक्स के नेगेटिवली कोरिलेटेड हो गया, अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर S&P फ्यूचर्स मिनी के कोरिलेट होकर चल रहा है, S&P ई मिनी फ्यूचर्स नीचे आता तो ज़ाहिर सी बात है बिटकॉइन भी नीचे आएगा। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी में जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, सेल्सियस है, इसी तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अगर कोई हैक हो जाता है, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई नेगेटिव खबर आती है तो ये कोरिलेशन आपको बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अगर 2% नीचे S&P 500 जा रहा है तो आपको बिटकॉइन 4 या 6% जो है वो नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है। आप बिटकॉइन की प्रेडिक्टेड रेंज क्या देखते हैं, कौन सी खबर को आज हम मिस करके, तमाम चीज़ों को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान।